सर आईएएस हिंदी या टारगेट आईएएस पर कैसे भेजें? अरे उसको मेल करना है आपको, targetis@byju's.com पर मेल करना है, ठीक है? चलिए, तो जब मानिए कि आपको लगे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तब आपके पास एक रामबाण तरीका है। रामबाण समझते हैं ना? रामबाण का अर्थ क्या होता है? रामबाण कहते हैं अचूक तरीका, अचूक तरीका, जो हमेशा आपको मदद करेगा, इसका निशाना कभी नहीं चूकता, ठीक है? अब ये रामबाण तरीका क्या है? तो यहाँ पे अब आप लोगों की परीक्षा होने जा रही है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का मेंस एग्जाम का क्या सिलेबस। अब बताइए, ये कितने लोगों को पता है? क्योंकि ये वह रामबाण तरीका है जो आपको सभी निबंध लिखने में मदद करेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ टॉपिक। टॉपिक कुछ भी हो, आंख मूंद के इस फॉर्मूला का यूज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, ठीक है, कि ये रामबाण तरीका क्या है। तो यूपीएससी में जीएस का, मैंने कहा ना कि जीएस जितना तैयार होगा आपका, निबंध लिखने की क्षमता आपकी उतनी बेहतर होगी, क्योंकि सारा ज्ञान जीएस का लेना है और इसको ला करके कहां यूज कर लेना है? एस्से में यूज कर लेना है, ठीक है? तो सिलेबस में क्या है, जीएस के आपके कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं, 1 2 3 4। पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर 3 और सामान्य अध्ययन पेपर 4। 4 पेपर होते हैं। यूपीएससी में एस्से का भी सिलेबस बताते हैं क्या? नहीं, एस्से का कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है? 4 पेपर हैं सामान्य अध्ययन के, और इस चारों टॉपिक, चारों के किस विषय से कहीं ना कहीं से जुड़ करके आपको आ जाएगा, ठीक है? तो जीएस पेपर 1 में कौन कौन सा विषय आप पढ़ते हैं? हिस्ट्री पढ़ते हैं। ओम प्रकाश जी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको फिर कंफ्यूजन कभी ना रहे। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं और मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है? एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं और आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं। हिस्ट्री में इतने पार्ट पढ़ते हैं सब लोग। इसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड, या फिर इसको कहिए फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। और उसके बाद तीसरा जो विषय इसमें है वो है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। अब बताइए, पेपर 1 में इतने विषय होते हैं? लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है? सर इससे क्या होता है? आप कुछ भी जो सोच समझ करके किसी भी टॉपिक पर लिखते हैं वो एस्से है। अब यहाँ पर 2-3 चीज को ध्यान रखिए कि पहली बात आप, दूसरी बात सोच समझकर, और तीसरी बात किसी टॉपिक पर जो कुछ भी करेंगे सब एस्से होगा। लेकिन वो एस्से क्या होना चाहिए? लिखा हुआ स्वरूप होना चाहिए, ठीक है? किसी भी टॉपिक के बारे में जो कुछ भी लिख करके बताते हैं किसी को, तो वो क्या होता है? एस्से होता है, ठीक है? चलिए, अब आते हैं पेपर 2 कि पेपर 2 में कौन कौन से विषय आते हैं। तो पहला है पॉलिटी। इसके अंदर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। इसके बाद है गवर्नेंस, शासन। इसके बाद है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय।
और इसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध। ठीक है, इतने आपके जीएस पेपर 2 के पेपर हो गए। इतने सब्जेक्ट आप जीएस पेपर 2 में पढ़ते हैं। अब बात आती है पेपर 3 की। पेपर 3 में क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उसके बाद आप पढ़ते हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। उसके बाद आप पढ़ते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। और उसके बाद आप पढ़ते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। और इसमें आप पढ़ते हैं अंतिम जो है, इसमें आप क्या पढ़ते हैं? एथिक्स, नीति शास्त्र, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा एंड एप्टीट्यूड, अभिरुचि। ठीक है, ठीक है। हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास कहा जाता है। इतिहास को 5 भाग में पढ़ते हैं। आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, विश्व इतिहास और कला और संस्कृति। हिंदी में सब हो गया। ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, और दूसरा भारतीय भूगोल। ठीक है, भारतीय समाज। पॉलिटी को हिंदी में कहते हैं राज व्यवस्था। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं संविधान। गवर्नेंस को हिंदी में कहा जाता है शासन। सोशल जस्टिस को हिंदी में कहते हैं सामाजिक न्याय। इंटरनेशनल रिलेशंस को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण व पारिस्थितिकी। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ठीक है, इतने विषय आप पढ़ते हैं। अब आप लोग एक काम करें, अपने अपने हृदय पर हाथ रखें और ये सोच के बताएं कि क्या कोई भी निबंध का टॉपिक इन विषयों से बाहर हो सकता है? इन्वायरमेंट या बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज ए पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, एक भाग है। कोई भी टॉपिक निबंध का जितना आपने आज तक सुना होगा, इन विषयों के बाहर कोई जा सकता है क्या? जिन्होंने लिखा कि पॉलिटी की क्लास हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास नहीं हुई, पॉलिटी में आपने क्या पढ़ा है? पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ा जाता है, क्योंकि शासन करने की जो व्यवस्था है, वो पूरी व्यवस्था की बात कहाँ की गई है? संविधान में की गई है। ठीक है, इन्वायरमेंट के नीचे लिखा है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इन टॉपिक से बाहर कोई भी निबंध नहीं आ सकता। तो अब इसका उपयोग कैसे करेंगे? प्रश्न ये आता है। ठीक है, प्रश्न ये आता है हमारे आपके सामने कि इनका उपयोग करके निबंध कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो कैसे उपयोग करके निबंध लिखेंगे? तो जब कभी भी निबंध लिखना हो, तो सबसे पहला काम करना है कि टॉपिक किस विषय से जुड़ा हुआ है। जो टॉपिक है आपका, वो किस विषय से जुड़ा हुआ है, उसकी पहचान करनी है। ठीक है,
अरे कौन सी क्लास कब होगी, कैसे होगी, वो तो आपको वार्षिक शेड्यूल में मिल जाएगा। लेकिन जब पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब तो सारे विषय आप पढ़ लेंगे ना। उसके बाद तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, उसके बारे में आपको तैयारी करनी है, ठीक है? जैसे अमूर्त विरासत पे इससे है तो आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब पहला काम जो आपको करना है, पहला स्टेप जो होगा, उस विषय की पहचान करनी है जिससे जुड़ा आपका टॉपिक है। अब बताइए ये हो गया? यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही टॉपिक आपको आइडेंटिफाई कर लिए, तो टॉपिक का आप कुछ परिचय लिखेंगे। उसके बारे में जो भी जानकारी है शुरुआत करने के लिए वो आप लिख देंगे। कैसे? जैसे परिचय लिखने के बारे में हमने आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले जो चर्चा की है कि प्रभावी परिचय कैसे लिखें। ठीक है? लिख देंगे। अब आता है कि जैसे ही परिचय लिख देंगे, उसके बाद मुख्य भाग की शुरुआत हो जाएगी। मुख्य भाग में क्या करेंगे? देखिए, कोई भी विषय वस्तु जो होती है, वो इतिहास की आधारशिला पर ही खड़ा होती, ठीक है? अर्थात कि हर किसी टॉपिक का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा। अगर ये 100% ये कथन सही नहीं है, तो कम से कम 90% तो सही है कि जो भी टॉपिक आपके सामने आएगा, ठीक है? जो भी टॉपिक आएगा, उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा। जो फिलॉसफी के सब्जेक्ट्स आएंगे, टॉपिक्स आएंगे, वो एथिक्स इंटीग्रिटी से जुड़े हुए होंगे, ठीक है? क्योंकि दर्शन किसकी बात करता है? व्यक्तिगत दृष्टिकोण की, व्यक्तिगत सोच की बात करता है, व्यक्तिगत जीवन की बात करता है कि आपके जीवन को या किसी भी परिस्थिति को देखने का नजरिया क्या है। तो वो आपका एथिक्स से जुड़ जाएगा, ठीक है? तो कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड जरूर होगा, 90% टॉपिक का। तो अब आप क्या करेंगे? बैकग्राउंड आपको किसी चीज का कहां से मिलेगा? ठीक है, तो आप इतिहास से उसके बैकग्राउंड को उठा लेंगे, उसकी कुछ कहानियां कुछ उदाहरण के साथ स्पष्ट कर देंगे स्थिति को। कोई दिक्कत? उसके बाद जीएस के सिलेबस में दूसरा क्या था? भूगोल। तो भूगोल यदि की बात आ जाएगी। देखिए, यदि यदि भूगोल के बारे में तभी लिखेंगे जब वो टॉपिक भूगोल से किसी भी प्रकार से जुड़ता हो, ठीक है? यदि भूगोल से नहीं जुड़ता है, यदि शब्द का प्रयोग हम लोग सिर्फ 2 जगह करेंगे। कहां कहां? पहला भूगोल में और दूसरा अंतरराष्ट्रीय संबंध में। क्योंकि ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो हर टॉपिक के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो आवश्यक हो तो आप इसका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी जो घटना होगी या कोई भी जो चीज होगी, उसका समाज पर तो कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। क्योंकि जो चीज किसी व्यक्ति के काम की नहीं है, उस चीज का होना और न होना क्या है? बराबर है, शून्य है। तो जिस किसी बात पे पूछा जाएगा, वो यदि मानिए कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, यदि हमारे लिए कोई लाभ ही नहीं है, तो वो क्यों पूछा जाएगा? क्यों उसमें मेहनत किया जाएगा? है कि नहीं? तो जिस किसी भी टॉपिक की बात होगी, उसका समाज पर कुछ न कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष पता कैसे चलेगा कि इसका जुड़ाव है कि नहीं? इसके लिए जब आप ज्योग्राफी पूरा पढ़ेंगे, तो आपको सारे टॉपिक्स पता होंगे, उसके अंदर के कंटेंट पता होंगे। तो यदि उस टॉपिक से कोई भी कंटेंट जुड़ता है, तो लिखना है, नहीं जुड़ता है, नहीं लिखना है। ठीक है? तो समाज, समाज के बाद क्या होगा? अब चले आएंगे हम लोग पेपर 3 पे। पेपर 3 पे क्यों? क्योंकि फिर आर्थिक आयाम, अर्थशास्त्र की बात कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा।
तो आप फिर विज्ञान की का क्या यूज करेंगे उस प्रभाव को कम करने के लिए या उसका अत्यधिक लाभ लेने के लिए? ठीक है? उसके कारण समाज पे खतरा क्या होगा? क्या आपदाएं आ सकती है? पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि जहां पर से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वहां पे बैरन लैंड हो जाता है। ईंधन का बहुत ज्यादा उपयोग होने के कारण क्या होता है? प्रदूषण बढ़ता है। तो कुछ ना कुछ नुकसान भी तो है, पर्यावरण पर प्रभाव भी तो है, उनकी चर्चा करेंगे। आपदाओं का होना, ठीक है, विभिन्न आपदाएं, जैसे सुनामी आ जाती है समुद्र में यदि भूकंप आया तो यदि आपदाओं का इससे कोई संबंध है, स्पेस डेब्री एक चैलेंज है, ठीक है, तो उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पर प्रभाव, ठीक है, आपदा प्रबंधन, ठीक है, उसके बाद आपदा प्रबंधन के बाद 1000 से 1200 शब्द में लिखिए, ठीक है, 1000 शब्द में लिखने के लिए कहा जाता है। 1000 से 1200 शब्द तक आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपदा प्रबंधन, उसके कुछ ना कुछ नैतिक आयाम, क्योंकि किसी भी चीज का जब आप उपयोग करेंगे तो उसके साथ कुछ ना कुछ नैतिकता जरूर जुड़ी होगी। आप बोल तो सही रहे पर मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है बताइए, ठीक है। इसके बाद जो भी चुनौतियां आएंगी उसका समाधान किसको करना है? हमने एक सरकार चुनी है, जो सरकार समाधान करेगी। तो संविधानिक पहलू, प्रशासनिक पहलू, ठीक है, उसके यहां पे क्या है, नैतिक पहलू। और इन सब के बाद क्या होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा। फिर आप इन सब की तुलना में कंपेयर करते हुए क्या करेंगे, निष्कर्ष लिख देंगे। अर्थात जब कभी आपके पास कुछ भी समझने को नहीं हो, ठीक है, तो ये आपके पास रामबाण तरीका है। इसके लिए आपको करना क्या है, सिलेबस को जब देखेंगे उसके अंदर जितने वर्ड दिए गए हैं उन सभी शब्दों को अच्छे से समझना है, उनके अर्थ को समझना है, उनके उपयोग को समझना है। ये 3 काम आपको बहुत मेहनत से करना पड़ेगा। अब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर चला जाए, ठीक है। यूपीएससी के एक पेज में अप्रोक्स कितना वर्ड आ जाता है? जितना आप बड़ा लिखें तो आपका आ जाएगा, छोटा लिखें तो आ जाएगा। ये आपके लिखने पर है। मैं लिखता हूं तो 100 हो सकता है मेरे 100 से 120 शब्द आते हैं। आप छोटा लिखेंगे तो आपके 150 आ जाएंगे। आप बड़ा बड़ा लिखेंगे तो आपके 80 से 100 के बीच में आएंगे। तो ये तो आपके लिखने पर निर्भर करता है ना, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत? निष्कर्ष की जगह आगे की राह लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा है फ्यूचर का। पहली बात तो निष्कर्ष शब्द का उपयोग करना ही नहीं है, आगे की राह शब्द का उपयोग करना ही नहीं है, ठीक है, शब्द का उपयोग नहीं करना। अब आप क्या करेंगे, निष्कर्ष में आप जो समझ में पा रहे हैं, हम एक पेज में 200 से ज्यादा शब्द लिख रहे हैं तो लिखिए ना, मना किसने किया है? यूपीएससी ने ऐसा नहीं कहा, आपको जितना लिखना है लिखिए, ठीक है। ये सवाल अब नहीं आने चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं कि आप कहेंगे कि ये सिलेबस से कैसे जुड़ता है। तो सबसे आसान उदाहरण जो आपको लिखता है उसी की चर्चा हम लोग करते हैं। गाय पर यदि आपको मैं कहूं निबंध लिखने के लिए तो शुरुआत आप कहां से करेंगे ये बताइए।
गाय हमारी माता है से 7th क्लास से बाहर आ जाइए, 6th क्लास से बाहर आ जाइए, आप सब ग्रेजुएट हैं। यस, शुरुआत क्योंकि गाय पे निबंध यदि मानिए यदि यूपीएससी ने पूछ लिया, तो वो इसलिए नहीं पूछेगा कि गाय हमारी माता है, वो इसलिए पूछेगा कि समाचार में करंट में कुछ ना कुछ रहा है। ठीक है? गौ रक्षा दल और गायों को लेकर के हिंसाएं। ठीक है? तो आप उस घटना के माध्यम से ये प्रदर्शित कर देंगे कि निबंध पूछे जाने के पीछे का कारण क्या है। ठीक है? तो एक करंट में आपको मिला कि गाय को लेकर के उनकी गाय की धार्मिक पहचान को लेकर के समाज में एक वर्ग आजकल क्या कर रहा है, हिंसाओं को अंजाम दे रहा है, जिसके कारण समाज में अशांति और भय का वातावरण कई स्थानों पर व्याप्त हो चुका है। तो एक घटनाक्रम, तो यहां पे क्या हुआ, करंट इवेंट से आपका शुरुआत हो गया। अब गाय के बारे में शुरुआत आपको कहां से होती है, इसकी हिस्ट्री में क्या अवधारणा है, तो आप देखते हिस्ट्री में कहां पढ़ते हैं गाय के बारे में। नंदी महाराज बैल थे, गाय नहीं थी। ठीक है? वैदिक एरा में, ठीक है, वैदिक युग में, तो वैदिक युग में जो गाय की प्रासंगिकता थी उसका जिक्र करेंगे। गाय के बारे में जो धार्मिक उपयोगिता थी उसका जिक्र करेंगे, उसका जिक्र करेंगे। गाय के बारे में जो हमारे टेक्स्ट हैं, जैसे गाय को क्या कहा गया है, कामधेनु। ठीक है? गाय को कहा गया है कि जो आपकी सभी आकांक्षाओं की पूर्ति करने की क्षमता रखती है। तो उसकी कहानी के साथ आप स्पष्ट कर सकते हैं कि समुद्र मंथन में जो एक चीज निकली थी अपनी मिथोलॉजी के अनुसार, ठीक है, जो अपनी कहानियां हैं उन पौराणिक कथाओं के अनुसार गाय भी एक उसमें से एक थी। ठीक है? सेम टॉपिक दो सब्जेक्ट में मिल जाए तो दोनों के बारे में लिखना है, क्या दिक्कत है? क्लियर है? अब आ जाता है गाय का यहां पे क्या हुआ, इतिहास से आपने गाय की एक प्रासंगिकता बता दी। अब गाय का सामाजिक उपयोग क्या है, तो गाय एक क्या है, पालतू जानवर है जिसको डोमेस्टिकेट किया गया। गाय में ज्योग्राफी नहीं आएगी। ठीक है? क्योंकि गाय किसी खास जगह की तो नहीं है। ठीक है? तो गाय एक सामाजिक रूप से पालतू जानवर है जिसे हर परिवार में रखा जाता है। गाय की पूजा की जाती है। गाय के दान को समाज में महादान की संज्ञा दी गई है। ठीक है? गाय का कई बार उपयोग अर्थव्यवस्था की नींव के रूप में, मुद्रा के रूप में भी की जाती थी। अर्थात किसी वस्तु की कीमत गाय के संदर्भ में तौली जाती थी, मापी जा सकती थी कि इतने सामान के बदले एक गाय। ठीक है? तो गाय कभी विनिमय का साधन भी रहा है। तो सामाजिक उपयोगिता बता दी कि कितने ही परिवार आज के डेट में गाय से चल रहे हैं, गाय की होने से उनके दूध से चल रहे हैं। अब जैसे ही दूध से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर्थिक उपयोग। आर्थिक कैसे, तो गाय से परिवार के आय के साधन की उपलब्धता होती है। ठीक है? ठीक है? तो आर्थिक उपयोग, आप देखते हैं कि गाय के गोबर के उपले ईंधन के लिए यूज किए जाते हैं। गाय का गोबर घरों में जो है सो एंटी बैक्टीरियल के तौर पे सफाई के लिए उपयोग किया जाता था जब कच्चे मकान हुआ करते थे। गाय गौमूत्र का उपयोग आज भी बहुत से पूजा पाठ में किया जाता है, धार्मिक उपयोग।
गाय के दूध से जो है सो प्रोटीन को अलग निकाल करके बायोटेक्नोलॉजी से जोड़ करके लिख सकते हैं कि उसमें से जो मिनरल्स हैं उनको अलग अलग करके उनको बेचा या खरीदा जाता है। तो आर्थिक उपयोग हो गया। गाय के गोबर से बायोगैस बनाया जाता है, ठीक है, जो ईंधन का काम करता है। गाय के दूध का घी बनता है, पनीर बनता है, सबके माध्यम से क्या करते हैं, आय अर्जित कर सकते हैं। वो हमारे लिए क्या करते हैं, एक पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है। आर्थिक के बाद राजनीतिक उपयोग क्या है? तो वोट बैंक के लिए कई तबके ऐसे हैं जो गाय को धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, अर्थात धार्मिक रूप से लोगों में द्वेष उत्पन्न करने के लिए गाय का उपयोग कर रहे हैं। वोट बैंक राजनीति के कारण जो लोग गाय के नाम पर हिंसाएं करते हैं उनको समर्थन दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया राजनीतिक कारण। तो सरकार को क्या करना चाहिए? तो पहला, सरकार क्या करे, गौ रक्षा की व्यवस्था करे। तो इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान है कि इस राज्यों को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे मिल्चिंग एनिमल की हत्या को रोका जा सके। तो सरकार ने क्या किया, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाते हुए, ठीक है, उसके लिए सजा का प्रावधान किया। गायों के व्यवस्थित करने के लिए गौशाला की व्यवस्था कराई गई। गायों के नैतिक उपयोग को लेकर के कि उनको जीवन के साथ साथ मृत्यु पश्चात भी उनका उचित तरीके से सत्कार किया जाना चाहिए। गाय के इकोनॉमिक रूप में गाय के चमड़े का उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि गाय धार्मिक के साथ साथ आर्थिक उपयोगिता का भी संसाधन रहा है, जो प्राचीन काल से मानव समाज के निर्माण में एक अहम योगदान देता रहा है। गौ रक्षा के नाम पर हत्याओं को राजनीतिक रूप से रोकने के लिए सरकार को नए कानून बनाने चाहिए तथा उनके क्रियान्वयन पर बल देना चाहिए। राजनीतिक उपयोग में गाय का उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो जिन्होंने गाय के नाम पर हत्याएं की या जिन्होंने गाय के नाम पर विवाद किया, यदि कोई राजनेता उसको समर्थन देता है वोट बैंक के लिए क्योंकि वो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, तो बताइए कि क्या वो सही है? वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किसी का उपयोग किया जाना क्या सही है? ठीक है। तो अब बताइए, गाय था, ये सभी विषय के टॉपिक से लगभग जुड़ गया कि नहीं? साइंस एंड टेक से कैसे जुड़ा कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप जो दूध है उसके सभी कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं, प्रोटीन को अलग कर लेते हैं, फैट को अलग कर लेते हैं। तो वही 1 लीटर दूध जो है अब 400 रुपए का बिक रहा है। क्लियर? बायोगैस का उपयोग करते हैं तो उससे ईंधन की प्राप्ति होती है। ईंधन जो है सो आर्थिक रूप से ईंधन को बेच करके आजकल तो आप देखते हैं कि गोबर का जो उपला होता था, गोईठा जिसको बोलते हैं कई जगह, या उपले जो होते हैं, ठीक है, वो अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे बिक रहे हैं, ठीक है। उसका इन्वायरमेंटल प्रभाव लिख सकते हैं। साइंस एंड टेक का जब बात करेंगे तो आप लिखेंगे कि गायों का जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है, जिसके माध्यम से उसमें क्या हुआ, जीन एडिटिंग के माध्यम से आप देखते क्रॉस ब्रीडिंग टर्म यूज करेंगे, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या किया गया कि अब कई सारी जर्सी गायें हैं, देसी गायों को जर्सी गायों के साथ, तो गुणवत्ता प्लस में क्वांटिटी, तो ज्यादा दूध देती हैं वो, ठीक है। यहाँ पे साइंस का उपयोग हो गया, साइंस एंड टेक का। गायों की तस्करी भी होती है, ठीक है। जो गायें दूध देने लायक नहीं बचती हैं, बिल्कुल वृद्ध हो जाती हैं, उनकी जो है सो अवैध व्यापार की संभावना है, ठीक है। मीट के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी एक जो है सो मतलब आपके लिए एक पॉइंट हो जाएगा लिखने के लिए। तो बताइए, गाय पर सभी टॉपिक से जोड़ करके आपने लिखा कि नहीं लिखा?
इसी प्रकार से आप कल क्या कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क। तो गाँव गाय की तस्करी इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, बिल्कुल है, कि तस्करी होती है या फिर तस्करी की संभावना होती है, दोनों बात मैं कर रहा हूँ। उसमें आप क्या करते हैं, केवल इस नाम पे आपको अंदेशा है, उसमें हत्या हो जा रही है। तो समाज में यदि किसी की हत्या हो जाएगी, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि समाज में उससे भय का वातावरण क्रिएट होगा। होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपके लिए कि कल मेरा स्कूल, या फिर इसको हिंदी में मेरा विद्यालय, ठीक है? मेरा विद्यालय पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है? 300 से 500 तक, 300 से 500 शब्दों के बीच में इस पर निबंध लिखना है। ठीक है? क्लियर है? चलिए, आज जो कुछ भी पढ़ाई हुई, एक बार उसको रिवीजन जरूर कीजिएगा, पीपीटी से पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण यह है